द टाइम्स में खुश आमदीद। बिहार इलेक्शन का गोदी मीडिया ने जो एग्जिट पोल जारी किया था उस पर अब गोदी मीडिया को ही भरोसा नहीं रहा। गोदी मीडिया का मेन स्ट्रीम टीवी चैनलों का लबो लहजा बदल गया है और अब गोदी मीडिया की तरफ से लिखा जा रहा है कि बिहार में कांटे का मुकाबला है, कांटे की लड़ाई है और एनडीए के लिए, बीजेपी जेडीयू के लिए सरकार बनाना आसान नहीं होगा, महागठबंधन की भी सरकार बन सकती है। और गोदी मीडिया का ये लबो लहजा इसलिए बदला है क्योंकि इस मरतबा अल्टरनेटिव मीडिया ने, डिजिटल मीडिया हाउसेज ने पूरी मजबूती के साथ अपने एग्जिट पोल को, अपने सर्वे को पेश किया और कहा हम ग्राउंड पर गए थे, हमने गांव गांव शहर शहर जाकर रिपोर्टिंग की है, जायजा लिया है और हमने देखा है कि बिहार की आवाम सरकार बदलने के मूड में है। बिहार की आवाम नीतीश कुमार को और नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं कर रही है। बिहार में वो बदलाव चाहते हैं और जब पूरी मजबूती के साथ अल्टरनेटिव मीडिया हाउसेज के जरिए इस नैरेटिव को पेश किया गया तो अब गोदी मीडिया को भी लगने लगा कि शायद हमारा एग्जिट पोल गलत साबित हो सकता है, हमारा एग्जिट पोल एक मरतबा फिर बिहार में फ्लॉप साबित हो सकता है। इसलिए हमें अपने लबो लहजा में चेंजिंग लानी चाहिए, तब्दीली लेनी चाहिए। और ये सच्चाई है क्योंकि बिहार में लगातार गोदी मीडिया का जो एग्जिट पोल है वो गलत साबित हुआ है, फ्लॉप साबित हुआ है। और 2015 से इसकी हम शुरुआत करते हैं। 2015 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक साथ थे, यानी महागठबंधन बना था जिसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस थी और बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी के साथ कुछ छोटी छोटी पार्टियां भी थी और तमाम गोदी मीडिया ने एक तरफा यही एग्जिट पोल दिखाया था कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, महागठबंधन को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। जब काउंटिंग शुरू हुई तो काउंटिंग के शुरू में भी 2 घंटे तक बढ़त बीजेपी की रही, महागठबंधन की बढ़त नहीं रही। बीजेपी के नेताओं ने मिठाई तकसीम करना शुरू कर दिया, नाच गाना शुरू कर दिया, ढोल बजाने शुरू कर दिए गए। लेकिन 2 घंटे के बाद पता चला कि महागठबंधन की बढ़त हो रही है, उनकी सीटें बढ़ती जा रही है और बीजेपी की सीटें कम होती जा रही है और महागठबंधन को फिर शानदार जीत मिली, सरकार बनी और बीजेपी की सरकार नहीं बन सकी बल्कि बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई बिहार में। उसके बाद 2020 के चुनाव में तमाम गोदी मीडिया ने ये एग्जिट पोल पेश किया जिसमें ज़्यादातर का यही था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन 2020 में एनडीए की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार नहीं बन सकी। 2025 में एक मरतबा फिर तमाम गोदी मीडिया ने ये एग्जिट पोल पेश कर दिया कि एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन अब गोदी मीडिया को भी लगने लगा है कि हमारा दावा गलत साबित होगा। और क्यों इस तरह का एग्जिट पोल पेश किया जाता है, उसके पीछे का एजेंडा समझिए, उसके पीछे की पॉलिसी समझिए। और बिहार से अब जिस तरह की खबरें सामने आ रही है कि कहीं स्ट्रांग रूम का जो सीसीटीवी कैमरा है वो बंद हो चुका है, कहीं स्ट्रांग रूम में यूपी नंबर की गाड़ियां मौजूद है और उस पर बैलेट बॉक्स रखा हुआ है, या कहीं से खबरें सामने आ रही है कि स्ट्रांग रूम में कई गाड़ियां दाखिल हो रही है बिहार के सासाराम से, भागलपुर से, मुख्तलिफ इलाकों से कंटिन्यू इस तरह की खबरें सामने आ रही है। और यही सब करने के लिए इस तरह का एग्जिट पोल लाया जाता है। तफसील से समझिए, जब एग्जिट पोल में ये बता दिया जाता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी को इतनी सीटें आ रही है, आरजेडी की सरकार नहीं बन सकती है, तो उसके बाद एक अवामी माइंडसेट बन जाता है कि एग्जिट पोल आ गया है तो ये सरकार बन जाएगी, दूसरे की सरकार नहीं बनेगी। उसके बाद जो पार्टी हार रही होती है वो सीरियस नहीं लेती है, वो स्ट्रांग रूम की निगरानी नहीं करती है, उसके वर्कर्स स्ट्रांग रूम के बाहर जाकर नहीं देखते हैं और इस बीच में मशीनों को बदल दिया जाता है, बैलेट बॉक्स को चेंज कर दिया जाता है, सीसीटीवी को बंद कर दिया जाता है ताकि इस बीच में हेरा फेरी हो सके। पोलिंग बूथ से जो बॉक्स आया था उसको यहाँ से हटा दिया जाए, नए बॉक्स को यहाँ पर लाकर रख दिया जाए ताकि जब काउंटिंग शुरू हो तो पता चले फलां की जीत हुई, फलां की हार हुई। ये खेल खेला जाता है हर दौर में और जब एग्जिट पोल पहले आ चुका होता है और तब इस तरह का रिजल्ट आता है तो लोगों को लगता है कि अवाम का गुस्सा पहले से था, अवाम पहले से बीजेपी की सरकार बनाना चाह रही थी। एग्जिट पोल में भी यही आ चुका था, सर्वे भी यही कह रहा था और अब जब इस तरह का रिजल्ट आया है तो सच्चाई यही है, हकीकत यही है और फिर उस रिजल्ट पर किसी को शक नहीं होता, किसी को शुबा नहीं होता।
यूपी में और कई इलाकों से लगातार इस तरह की खबरें सामने आई। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर जीत मिली तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह थी कि अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के तमाम वर्कर्स को कह रखा था कि जब तक काउंटिंग शुरू नहीं हो जाती है, स्ट्रॉन्ग रूम की मजबूती से निगरानी करनी है, वहां पर डटे रहना है और कंटिन्यू उसके बाहर मौजूद रहना है और शिफ्ट चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि दिन में है रात को वहां कोई ना रहे, बल्कि 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई गई समाजवादी पार्टी के तमाम वर्कर्स की कि 8 घंटे इतने वर्कर्स रहेंगे, जब वो चले जाएंगे सोने के लिए, खाने के लिए, तो दूसरे लोग वहां रहेंगे। यानी एक सेकंड के लिए भी, एक मिनट के लिए भी आंखें स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी से नहीं हटेगी, आंखें बंद नहीं होगी, मुकम्मल तौर पर उसकी निगरानी करनी है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना ईमानदार है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, बातें कंफर्म हो चुकी है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सीसीटीवी कैमरे वाली निगरानी पर समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं रहा। उसने अपने वर्करों को वहां बैठाया और उसका नतीजा यह हुआ कि लगातार कई गाड़ियों को अंदर दाखिल कराने की कोशिश की गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के वर्करों ने कहा कि हम इन गाड़ियों को दाखिल नहीं होने देंगे। कुछ गाड़ियों के बारे में कहा गया कि इसमें फूड है, कुछ और ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो मुतालबा हुआ कि आप हमें उसे खोलकर चेक कराओ। जब तक आप हमें चेक नहीं कराओगे हम इन गाड़ियों को अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। और जब मजबूत और सख्त निगरानी की गई तो उसका नतीजा यह हुआ कि हेरा फेरी नहीं हो सकी, स्ट्रॉन्ग रूम में रखे ईवीएम को, मशीनों को चेंज नहीं किया जा सका और फिर समाजवादी पार्टी को 37 सीटों पर जीत मिल गई। दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं हो सका। उसका नतीजा यह हुआ कि चीज़ों को बदल दिया गया और रिजल्ट उम्मीद के खिलाफ आया, तवक्को के खिलाफ आया। बिहार में भी इस मरतबा यही देखा गया और जितने लोगों ने ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग की है, सबकी रिपोर्ट में यही है कि वहाँ की आवाम अब बदलाव चाहती है, चेंज चाहती है, तब्दीली चाहती है। और एग्जिट पोल में अचानक बता दिया गया कि एनडीए की सरकार बनेगी, आरजेडी कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। उसके बाद अगले दिन तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने तमाम अपने वर्कर्स को, अपने लीडर्स को एक पैगाम दे दिया है कि तमाम स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी करें, अपनी नज़रों के सामने रखें, अपनी नज़रों को ना हटाएं और सीसीटीवी की निगरानी पर भरोसा नहीं है। और इसीलिए तेजस्वी यादव को, आरजेडी को भरोसा है कि उनकी ही सरकार बनेगी। इस मरतबा बिहार बदलेगा, बिहार बदलने वाला है, तेजस्वी आने वाला है। ये गाना भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग रील बना रहे हैं। तेजस्वी ने भी ऐलान कर रखा है वो 18 नवंबर को अपने ओहदे का हलफ लेंगे और बिहार के अगले सीएम बनेंगे। अब देखना यह है कि रिजल्ट क्या आता है, लेकिन जो एग्जिट पोल आया उस पर खुद गोदी मीडिया को भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अल्टरनेटिव मीडिया के सर्वे और एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, या वो इसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि जो टीवी चैनलों का एग्जिट पोल है, उनके पास एजेंसी है, उनके पास टीम है, उन्हीं टीवी चैनलों का एग्जिट पोल सही हो सकता है, दूसरों का एग्जिट पोल सही नहीं हो सकता है। और पसे पर्दा ये लोग सेकुलरिज्म के नाम पर बीजेपी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को एक तरह से हौसला देते हैं और बीजेपी का जो नैरेटिव है उस नैरेटिव को किसी न किसी दर्जे में ये लोग हिमायत करते हैं। और उसमें एक बड़ा नाम है अशोक पांडे साहब का। अशोक कुमार पांडे साहब यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, फ़लस्तीन को लेकर लगातार खबरें बनाते हैं, मुसलमानों के हक़ में वो बोलते हैं, लेकिन कई मामलों पर मुसलमानों के हक़ में बोलते बोलते वो अंदर से आरएसएस और बीजेपी का जो असली एजेंडा होता है उसको सपोर्ट करने लगते हैं और आम मुसलमानों का एहसास नहीं हो पाता। अभी मुझे किसी ने अशोक कुमार पांडे साहब की एक वीडियो का लिंक भेजा और बताया गया कि उन्होंने मिल्लत टाइम्स के खिलाफ तबसरा किया, मिल्लत टाइम्स के सर्वे पर सवाल उठाया कि मिल्लत टाइम्स कोई एजेंसी नहीं है, मिल्लत टाइम्स की औकात नहीं है कि मिल्लत टाइम्स बिहार में जाकर ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर सके, वो कोई सर्वे पेश कर सके। यह संभव है, इम्पॉसिबल है। इस तरह जर्नल मिरर का उन्होंने तस्करा किया, दूसरे लोगों का भी तस्करा किया, लेकिन सबसे ज़्यादा खुलकर मिल्लत टाइम्स का वो तबसरा कर रहे हैं। सवाल यह है कि मिल्लत टाइम्स की टीम ग्राउंड पर मौजूद थी, जायज़ा ले रही थी, रिपोर्टिंग कर रही थी। मिल्लत टाइम्स ने भी अपना एक सर्वे पेश किया कि बिहार में किसकी सरकार बन सकती है, किसकी नहीं बन सकती है, बिहार में किसको कितनी सीटों पर जीत मिलेगी। तो इससे आपको प्रॉब्लम हो गई, इस पर आप सवाल उठाने लगे। लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस का सर्वे हमेशा, उनका एग्जिट पोल हमेशा गलत साबित होता है।
उससे आपको दिक्कत नहीं, उस पर आपको एतराज़ नहीं, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनके पास एजेंसी है, इनके पास टीम है और इन लोगों ने अगर इस तरह का एग्जिट पोल पेश किया है तो यही सही है, इसके अलावा कोई और सही नहीं हो सकता। अशोक कुमार पांडे साहब को इस बात से भी प्रॉब्लम है कि मिल्लत टाइम्स ने अपने सर्वे में AIMIM का अलग से कॉलम पेश किया। ये क्यों किया? ये नहीं होना चाहिए। जनसुराज का मिल्लत टाइम्स ने अलग से पेश किया, सही है। दूसरे लोगों ने जनसुराज को अलग से जगह दिया, ये सही है। लेकिन AIMIM को अलग से जगह नहीं मिलनी चाहिए, अन्य या अदर्स में ही AIMIM को इंक्लूड करना चाहिए। ये अशोक कुमार पांडे साहब कह रहे हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर अशोक कुमार साहब को प्रॉब्लम क्या है मुसलमानों से। क्या AIMIM एक मेन स्ट्रीम की पार्टी है, बिहार और कई स्टेट में वो चुनाव लड़ती है और अगर उसके लिए बाज़ाब्ता अलग से कॉलम बना दिया गया तो ये गलत हो गया, उसको अलग से जगह नहीं मिलना चाहिए। दरअसल सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि जितने इस तरह के लोग हैं जो अपर कास्ट से आते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं, इनके अंदर की दिल की ख्वाहिश होती है कि मुसलमानों की आवाज़ ये खुद उठाएं। ये चाहते ये हैं कि मुसलमान खुद कोई काम ना करे, सियासत की बात हो तो ये खुद अपनी पार्टी बनाएं और मुसलमान इनको सिर्फ वोट करें। जब मीडिया की बात आती है तो चाहते हैं कि सिर्फ ये अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, ये अपना टीवी चैनल खोलें और मुसलमान इनको देखें, मुसलमान इनको पैसा दे, मुसलमान इनकी सब्सक्रिप्शन ले, मुसलमान इनको डोनेशन दे, मुसलमान इनको सपोर्ट करे। कोई मुसलमान खुद अपना चैनल बनाकर अपनी आवाज़ ना उठाए, कोई मुसलमान एक्टिविस्ट बनता है तो इस बात से इनको तकलीफ़ होती है और ये चाहते हैं कि हम खुद एक्टिविस्ट बने, हम मुसलमानों के हक में तकरीर करें, हम मुसलमानों को बताएं कि तुम्हारा असली दुश्मन RSS है, BJP तुम्हारी असली दुश्मन है और जो हम बता रहे हैं उसी पर तुम्हें अमल करना है, इसके अलावा किसी और रास्ते पर नहीं चलना है। अगर कोई मुसलमान एक्टिविस्ट आकर तुम्हारी बात करता है, तुम्हारे हक में आवाज़ उठाता है तो उससे BJP को फ़ायदा हो जाता है। इनकी तरफ से मुसलमानों के दिमागों में नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि अगर अब्दुल रहमान ही अब्दुल्ला के हक में आवाज़ उठाएगा तो ये मैसेज आएगा कि एक मुसलमान के हक में बोल रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अशोक कुमार पांडे अगर मुसलमानों की आवाज़ उठा रहा है तो इसकी वैल्यू है। इसलिए अब्दुल रहमान को सपोर्ट करना बंद करो, उसका साथ देना बंद करो, उसकी हिमायत मत करो, बल्कि जो नन मुस्लिम, जो अशोक कुमार पांडे तुम्हारी आवाज़ उठा रहे हैं, तुम सिर्फ उनको सपोर्ट करो, उनके साथ खड़े रहो और वो जब आवाज़ उठाएंगे तो सरकार पर असर पड़ेगा, उसकी वजह से तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे, तुम्हारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। कोई मुसलमान तुम्हारी आवाज़ उठाएगा तो तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाएगी। ये इन लोगों के मन में है और जिसका उन्होंने इजहार कर दिया कि मिल्लत टाइम्स सर्वे कैसे पेश कर सकता है, मिल्लत टाइम्स ये दावा कैसे कर सकता है, मिल्लत टाइम्स AIMIM के लिए एक अलग से लाइन कैसे बना सकता है। तो सच्चाई ये है कि इनको ना तो मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, ना मुसलमानों का मीडिया हाउस पसंद है, ना मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन और संस्था मौजूद है और जब भी मौका मिलता है ये लोग टारगेट करना शुरू कर देते हैं। इनको तकलीफ है कि शम्स तबरेज़ कासमी के 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे हैं, लाखों मुसलमान शम्स तबरेज़ कासमी को क्यों देखते हैं, लाखों इंडियन शम्स तबरेज़ कासमी को सपोर्ट क्यों करते हैं। इनको ये सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, इनके पास व्यूवर्स नहीं होने चाहिए, इनके सब्सक्राइबर्स नहीं होने चाहिए, तमाम सब्सक्राइबर इनके पास होने चाहिए और इसीलिए इन्होंने अपने दिल की बात को खुलकर इजहार कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो पहले का ज़माना था कि मुसलमानों को ग़ुलाम बनाया गया, मुसलमानों को ज़हनी तौर पर माजूर कर दिया गया कि मुसलमानों कुछ करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सियासत में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मीडिया में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपना मीडिया हाउस बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एक्टिविज़म में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम चुपचाप रहो, तुम तमाशा देखते रहो, तुम ख़बरों को सुनो, तुम वोट करो, तुम नारे लगाओ, तुम दरी बिछाओ। उसके अलावा पॉलिसी मेकिंग का काम है, उसके अलावा मीडिया हाउस कायम करने का काम है, उसके अलावा कोई बड़ा फैसला करने का काम है, वो हम करेंगे। तुम चुपचाप हमारी मातहती में रहो, ये इनका एजेंडा है और ये अब बाज़ाब्ता एक्सपोज हो चुका है। रिजल्ट आने में बहुत ही कम वक्त रह गया है और 14 नवंबर को मिल्लत टाइम्स लगातार लाइव कवरेज के जरिए आपको हर सीट का रिजल्ट दिखाएगा, बताएगा कि किस सीट पर किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है, कौन आगे है, कौन पीछे है। तो मिल्लत टाइम्स से सुबह 7 बजे कल ज़रूर जुड़िए और मिल्लत टाइम्स की लाइव कवरेज को देखिए कि बिहार के रिजल्ट क्या है, बिहार में किसकी सरकार बन रही है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। हाँ, मिल्लत टाइम्स ने एक मूवी बनाया है बेगुनाहों की ज़िंदगी बर्बाद करने पर, उसका ट्रेलर हम आपको दिखा चुके हैं। 18 नवंबर को मूवी रिलीज़ होगी, आप उस ट्रेलर को एक मरतबा ज़रूर देख लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।
آج بامبے ہائی کورٹ نے اس معاملے کے 12 دوشیوں کو بری کر دیا ہے. کہا کہ سرکار اپنا کیس ثابت نہیں کر پائی. مجھے بلایا جاتا کہ 5 منٹ کے لیے آ جاؤ, تھوڑا سا کام ہے ہم کو. میں خوش فہمی میں تھا, پہلا روزہ تھا وہ, میں چلا جاتا ہوں وہاں پر, اور مجھے اس کے بعد میں جو ہے نا وہ کنٹینیو اللیگل ڈیٹینشن میں رکھا جاتا ہے. 5 منٹ کے لیے مجھے بلایا گیا تھا اور 19 سال بعد رہا کیا گیا. ٹارچر کے ذریعے جو مجھ سے دستخط لیے, اس وقت مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں پوری طرح سے لوگوں نے مجھے پھنسا دیا ہے جھوٹا اس کیس میں. فزیکل ٹارچر ہے, انسان کبھی کبھی برداشت کر لیتا ہے, لیکن جب فیملی پر جب اس طرح کے ٹارچر کے معاملات ہوتے ہیں تو انسان برداشت نہیں کرتا, اور جو کچھ ATS والے چاہتے ہیں وہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اور وہ سائن کر دیتا ہے. پٹے مارے جاتے تھے, کبھی ہاتھوں پر, کبھی بٹکس پر, کبھی تلووں پر. ان کے والد کو لایا گیا اور ان کے والد کو لا کے باپ بیٹے کو ایک دوسرے کے سامنے ننگی پریڈ کرائی گئی. اس وقت مجھے ٹارچر کیا گیا 3rd ڈگری, اور مار مار کے مجھے کورٹ میں پیش کیا گیا. یہ جو اصلی لوگ جنہوں نے کیا ہے ان کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے, مگر جب تک آپ اپنی غلطی قبول نہیں کریں گے آپ اصلی لوگوں کے پیچھے بھی نہیں جا سکتے. ہم اسے ظلم کی بدترین مثال سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظلم اور زیادتی کی کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی. ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ چیز اپنی حقیقت تک پہنچنی چاہیے. نہیں, اس طریقے پر اگر چھوڑ دیا جائے گا تو یہ تو سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمان ایسے ہوں گے کہ جن کو جیلوں کے اندر بڑھ دیا جائے گا, وہ پوچھنے والا بھی ان کا نہیں ہوگا. ہر ظلم کے خلاف ہم آواز بنیں گے, کسی مسلمان کے ساتھ ہو, کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو, ہم تو ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے.